कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो ना हम समझा सकते हैं और ना ही भुला सकते हैं। शहर के भीड़ भाड़ भाग दौड़ और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच जब कोई अचानक किसी अजीब साए से टकराता है तो सवाल सिर्फ डर का नहीं होता। सवाल होता है, ये सब सच में हुआ था या मेरी आंखों का धोखा था। आज की कहानी एक ऐसे ही सन्नाटे भरे मोड़ से शुरू होती है जहाँ विज्ञान और तर्क हार मान जाते हैं और कुछ ऐसा सामने आता है जिसे समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हिम्मत। ये कहानी है बेंगलुरु के एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान कलपल्ली सिमेट्री की। एक ऐसी जगह जहाँ दिन में सब कुछ शांत लगता है मगर रात को हवाओं में कुछ अनकहा सा बहता है। कुछ ऐसा जो आपको देख रहा है, महसूस कर रहा है। साल 2025, बेंगलुरु। सरजापुर रोड के पास एक सुनसान सा मोड़ और उसी मोड़ पर स्थित एक पुराना कब्रिस्तान कलपल्ली सिमेट्री, जिसे कुछ लोग सेंट जॉन कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। कब्रिस्तान के बाहर लगे लोहे के फाटक हमेशा हवा में चरमराते रहते हैं। अंदर सूखे पेड़ों की टहनियाँ एक दूसरे से टकराकर किसी प्राचीन संगीत जैसी आवाज़ें करती हैं। यहाँ हर दिन करीब 10 से 12 अंतिम संस्कार होते हैं। मगर ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है। ये कहानी है उन सांसों की जो चलना बंद कर चुकी हैं मगर कभी पूरी तरह से खामोश नहीं हुई। रज्जाक, एक 30 साल का टैक्सी ड्राइवर, बेंगलुरु का ही रहने वाला, शांत, समझदार और तर्क में यकीन रखने वाला इंसान। कभी एक छोटा गैराज चलाया करता था मगर व्यापार में घाटा हुआ, कर्जा चढ़ा और अब अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करते हुए रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाता है। रज्जाक को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए डर एक अफवाह था और कब्रिस्तान एक रास्ता जो दूसरों के लिए भले ही मनहूस हो मगर उसके लिए बस एक ज़रूरत, जल्दी सवारी पकड़ने की जगह। पर किस्मत की बात है, कभी कभी जिन रास्तों को हम सबसे मामूली समझते हैं वहीं से हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना मोड़ शुरू होता है। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। रज्जाक अपनी टैक्सी लिए सरजापुर रोड के पास से ही गुजर रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। बेंगलोर की वो सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई पैदल चलने वाला, सिर्फ सड़क के किनारे जलती पीली स्ट्रीट लाइट्स और हवा में बहता हल्का सा सन्नाटा। रज्जाक अपनी टैक्सी लिए रोज की तरह एक आखिरी सवारी की तलाश में सरजापुर रोड के उस हिस्से से गुजर रहा था जहां लोग दिन में भी नजरें फेर कर निकलते हैं। कलपल्ली सिमेट्री बाईं तरफ अंधेरे में छिपा हुआ, शांत और डरावना। उसने कभी इस रास्ते से डर महसूस नहीं किया था। ये बस एक शॉर्टकट था उसके लिए। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गुजरा उसने सड़क किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। सफेद कुर्ता, एकदम सीधा खड़ा, चेहरा झुका हुआ और हाथ उठाकर टैक्सी को रुकने का इशारा। रज्जाक ने गाड़ी धीरे की, कांच नीचे किया। कहाँ जाना है भाई? आदमी ने धीरे से कहा, सेंट पीटर्स लेन। आवाज जैसे किसी बंद कमरे से आ रही हो, भारी लेकिन ठंडी। रज्जाक ने कोई शक नहीं किया। रोजाना अजीब लोग मिलते हैं, ये भी कोई वैसी ही सवारी होगी, उसने सोचा। उसने दरवाजा खोला। आदमी चुपचाप पीछे आकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। अंदर सन्नाटा था। आदमी ने कोई बात नहीं की, कोई हलचल नहीं, बस एक अजीब सी ठंडक, जैसे गाड़ी में एसी चल रहा हो। जबकि रज्जाक ने बंद कर रखा था। उसने रियर व्यू मिरर में झांका पर चेहरा साफ नहीं दिखा। रज्जाक ने खुद को संभाला। उसने रेडियो ऑन किया मगर उसमें से बस फुसफुसाहट निकली।
एक अजीब सी खराश भरी आवाज और फिर चुप्पी। कुछ तो गड़बड़ थी। भाई यहां से बाएं मुड़ना है क्या? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने फिर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। रज्जाक का गला सूख गया। उसने ब्रेक मारी। गाड़ी एक झटके से रुकी। पीछे की सीट खाली। दरवाजा तक नहीं खुला। कोई आवाज, कोई हलचल, कुछ भी नहीं। और तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना जैसे बुखार चढ़ाया हो। सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज जैसे अंदर ही कोई दरवाजा पीट रहा हो। रज्जाक ने खुद को किसी तरह संभाला और बिना पीछे देखे गाड़ी सीधी घर की तरफ मोड़ दी। सड़कें सुनसान थीं, मगर उसके मन में शोर था। उस परछाई का, उस ठंडी सांस का, उस चुप्पी का जो पीछे की सीट से आई थी। कमरे में अंधेरा था। उसे लाइट नहीं जलाई। वो बस चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा, सिर दोनों हाथों के बीच, आंखें खुली और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मैंने जो देखा वो हकीकत थी या कोई वहम? वो सोने की कोशिश करता है, मगर आंखें बंद करते ही पीछे वाली सीट, सफ़ेद कुर्ता और वो साया फिर से सामने आ जाता है। रात भर करवटें बदलता रहा और उस पूरी रात में पहली बार उसे डर महसूस हुआ। रज़्ज़ाक अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था अस्पताल के बाहर। एक मरीज को छोड़कर निकला ही था कि गेट के पास खड़ी एक नर्स पर उसकी नज़र गई। साफ सुथरा यूनिफॉर्म, आंखों में थकावट, उधर चेहरे पर शांति। वो किसी मरीज के परिजनों से बात कर रही थी और फिर हल्के से मुस्कुराकर अंदर चली गई। रज़्ज़ाक ने उसका नाम बैज देखा, मरिया डिसूजा, और न जाने क्यों उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी तूफान के बीच एक ठिकाना दिख गया हो। कभी कभी कोई अजनबी हमारी जिंदगी में इस तरह दाखिल होता है जैसे वो पहले से सब कुछ जानता हो। रज़्ज़ाक उस सुबह भी अस्पताल के बाहर खड़ा था। नींद पूरी नहीं हुई थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, मगर दिमाग अब भी उसी रात में अटका हुआ था। कलपल्ली सेमेट्री के पास जो कुछ हुआ उसे किसी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जैसे किस्मत ने उसे एक दरवाजा दिखाया। मरिया, वही नर्स जिसे रज़्ज़ाक ने पिछली सुबह देखा था, गेट से बाहर आ रही थी, हाथ में एक फाइल और पानी की बोतल। रज़्ज़ाक की नजर एक बार फिर उस पर पड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से गाड़ी से बाहर निकल आया। एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, थोड़ी डरी हुई। मरिया ने पलट कर देखा। जी, आप ही हैं ना, मरिया डिसूजा? वो थोड़ी चौंकी। हाँ, पर आप? मैं टैक्सी ड्राइवर हूं। कल आपको हॉस्पिटल के पास देखा था। मैं एक बात पूछनी थी। कहिए। रज़्ज़ाक एक पल के लिए रुका। वो सोच रहा था क्या ये कहना ठीक होगा, लेकिन फिर उसने वो पूछ लिया जो पिछले 12 घंटे से उसके सीने पर पत्थर बना बैठा था। कल रात क्या आपने कभी कलपल्ली सेमेट्री के पास कुछ अजीब देखा है? मरिया का चेहरा अचानक थोड़ा सख्त हो गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर कहा, चलिए थोड़ी दूर चलते हैं। मरिया, मैं इस अस्पताल में 3 साल से काम कर रही हूं। यहाँ के बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में इसी अस्पताल में आते हैं, और कई की डेड बॉडीज यहीं से कलपल्ली सेमेट्री जाती हैं। कभी कभी नाइट शिफ्ट में जब हॉस्पिटल की लाइट्स कम होती हैं, तब एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है, जैसे कोई है जो तुम्हें देख रहा है।
जैसे कोई लौट कर आना चाहता है लेकिन रास्ता भूल गया है। रज्जाक चुपचाप सुनता रहा। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैंने भी कुछ देखा है, उसने धीरे से कहा। उस रात एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पहने सवारी बना था मेरी, पीछे बैठा और फिर गायब हो गया। मरिया का चेहरा। ये सुनते ही मरिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कुछ पल तक वो चुप रही। उसकी आंखें एकटक रज़ाक को देख रही थी, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सब फिर से किसी के साथ हुआ है। फिर उसने धीमे से कहा, वो फिर से शुरू हो गया है। रज़ाक चौंक गया। क्या मतलब? मरिया ने एक लंबी सांस ली। थॉमस मैथ्यू, नाम सुना है कभी? रज़ाक ने सिर हिलाया। नहीं। 2012 में वो भी कैब ड्राइवर था, मेरे पति के एक पुराने दोस्त। एक रात उसने भी किसी को वहीं से उठाया था, कलपल्ली सेमेट्री के पास से। सफेद कुर्ता, चुपचाप बैठा हुआ आदमी। थॉमस ने बताया था कि जब वो पीछे मुड़ा तो सवारी गायब थी, मगर रियर व्यू मिरर में वो आदमी उसे देख रहा था। रज़ाक की सांस अटक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद सुना था एक बार जब वो हमारे घर आया था। उसने मेरी सास के सामने ये सब कहा था। बहुत डरा हुआ था। उसने गाड़ी बेची और फिर शहर छोड़कर चला गया। आज तक वापस नहीं आया। रज़ाक का दिल जोर से धड़क रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मरिया की आवाज अब कुछ सख्त हो चुकी थी। नहीं, यह इत्तेफाक नहीं है। यह कब्रिस्तान कुछ छिपा रहा है और अब यह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रज़ाक, तुम अब इसमें फंस चुके हो। तो अब क्या करें? रज़ाक ने धीरे से पूछा। मरिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे कुछ लोगों को जानती हूं जो कलपल्ली के पास रहते हैं। उनमें से एक है तेरेसा, वहां की पुरानी देखभाल करने वाली, और मेरा भाई जोसेफ। वो भी बहुत दिनों से कलपल्ली के बारे में ऑनलाइन पढ़ रहा है। रेडिट और दूसरे फोरम्स पर बहुत सारी कहानियां हैं। शायद हमें सबको एक साथ बैठाकर इसकी तह तक जाना चाहिए। कहीं दूर से चर्च की घंटी सुनाई देती है। रज़ाक अब जान चुका था उस रात का डर अब उसके पीछे नहीं बल्कि उसके अंदर बैठ चुका है, और अब सच को सामने लाना ही एकमात्र रास्ता है। अगले दिन दोपहर को रज़ाक फिर से हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। इस बार उसका मकसद साफ था। वो डर से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसका सामना करना चाहता था। कुछ ही देर में मारिया बाहर आई। उसके साथ एक लड़का था, दुबला, थोड़ा लंबा, गले में कैमरा टंगा हुआ और आंखों में हल्की शरारत। ये है जोसेफ, मेरा छोटा भाई, मारिया ने कहा। जोसेफ ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। तो आप ही हैं जिनके साथ एक्चुअल पैरानॉर्मल कैब राइड हुआ था? रज़ाक ने हंसने की कोशिश की, मगर चेहरा गंभीर ही रहा। जोसेफ को पुराने कब्रिस्तानों और हॉन्टेड जगहों का बहुत शौक है, मारिया ने कहा। रेडिट पे पूरा कलपल्ली का थ्रेड पढ़ चुका हूँ, जोसेफ ने जोश से कहा। एक बंदा था, नाम याद नहीं, उसने भी रात को कुछ रोशनी और फुसफुसाहट की बात की थी। रज़ाक ने गहरी सांस ली। क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? जोसेफ का चेहरा चमक उठा। अभी नहीं, मारिया ने बीच में टोका। अभी नहीं, पहले हमें तेरेसा आंटी से मिलना होगा। कौन? रज़ाक ने पूछा। कलपल्ली की देखभाल करने वाली, 50 साल से वहीं है। उन्होंने ही हमें बचपन में डरावनी कहानियां सुनाई थीं, और आज लगता है वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। शाम को तीनों एक साथ कलपल्ली के पीछे बने पुराने क्वार्टर की तरफ गए जहां तेरेसा रहती थी। छोटा सा चर्चनुमा कमरा, लकड़ी का दरवाजा और दीवारों पर पुराने क्रॉस लटके हुए। तेरेसा ने दरवाजा खोला। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों भरा, लेकिन आंखें तेज, जैसे सब कुछ जानती हो। अंदर आ जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। चाय बन रही थी और कमरे में हल्की सी मोमबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मैं जानती थी तुम लोग आओगे, तेरेसा बोली। रज़ाक थोड़ा चौंका। कल रात क्या देखा था, बता सकते हो? उन्होंने सीधे पूछा। रज़ाक ने सब कुछ विस्तार से बताया। सफ़ेद कुर्ता,
पिछली सीट, रियर व्यू मिरर, वो ठंडी सांस। तरीसा चुपचाप सुनती रही। तुमने फादर डोमिनिक को देखा है? उन्होंने धीरे से कहा। कौन फादर डोमिनिक? जोसेफ ने पूछा। तरीसा उठकर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक फाइल निकाल लाई। उस फाइल में पुराने दस्तावेज थे, 1940 के दशक के। कॉलेरा फैला था उस वक्त, दर्जनों लोग मरे थे और कुछ को दफनाया गया, बिना नाम, बिना क्रॉस, बिना प्रार्थना। तरीसा की आवाज़ थरथरा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ कोई बीती हुई पीड़ा बाहर निकल रही हो। ज़्यादातर लोगों की लाशें पहचान में नहीं आई और चर्च के पास जगह भी कम थी। मजबूरी में उन्हें एक कोने में चुपचाप दफनाया गया। उसी दौर में चर्च के पादरी थे फादर डोमिनिक, बहुत नेक दिल और ईमानदार। अपनी आखिरी सांस तक दूसरों की सेवा करते रहे, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आई तो उन्हें भी वही नसीब मिला। कोई नाम नहीं, कोई अंतिम प्रार्थना नहीं, बस एक गरा और एक मिट्टी की परत। रज्जाक का गला सूखने लगा। वो ध्यान से तरीसा की हर बात सुन रहा था। तो क्या वही आत्मा? उसने धीमे से पूछा। तरीसा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मैं यकीन से नहीं कह सकती, मगर जो भी ये सब कर रहा है वो अकेला नहीं है, और वो फादर डोमिनिक हो सकते हैं। जोसेफ ने उत्सुकता से पूछा, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी कब्र कहाँ है? कोई रिकॉर्ड, कोई मैप? तरीसा ने एक पुराना धुंधला सा नक्शा निकाला। उस पर कलपली सेमेट्री के अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। ये नक्शा 1943 का है। देखो इस हिस्से को, जहां सेक्शन डी लिखा है। यही वो जमीन थी जहां अनाम कब्रें बनी थीं। जोसेफ ने तुरंत मोबाइल निकाला। हम वहां जाकर तस्वीरें खींच सकते हैं। अगर कुछ अजीब दिखाई दिया तो शायद कुछ सुराग मिले। मारिया चुप थी। उसकी आंखें तरीसा पर टिकी थीं। क्या आप उस जगह पर कभी गई हैं? उसने पूछा। तरीसा ने एक लंबा सन्नाटा लेकर जवाब दिया। एक बार, बहुत साल पहले, रात को अकेले। वहां खड़े होते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, सांसें ले रहा है, पर दिखता कुछ नहीं था। उस दिन से मैं उस हिस्से में अकेले नहीं जाती। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। मोमबत्ती की लौ हल्के से कांप रही थी, जैसे हवा के बिना भी डर महसूस कर पा रही हो। हमें वहां जाना होगा, रज्जाक ने धीरे से कहा। आज रात मेरे साथ चलोगी? उसने मारिया से पूछा। मैं चलूंगी, उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। जोसेफ ने भी तुरंत हामी भर दी। मैं कैमरा और EMF रीडर लाऊंगा, कुछ तो रिकॉर्ड होगा। तरीसा ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर तुम सब सच में जाना चाहते हो तो आज रात 11 बजे कलपल्ली के पुराने दरवाजे पर मिलना। लेकिन ध्यान रखना, वहां जो भी दिखे उसे कभी पीठ मत दिखाना। रज़ाक, मारिया और जोसेफ तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब समझ चुके थे, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। रात करीब आ चुकी थी। बेंगलुरु की रोशनी से दूर कलपल्ली का वो पुराना हिस्सा एक काली स्याही की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर बस सन्नाटा और पेड़ों की शाखाएं जो हवा में सरसराती थी, मानो किसी अनदेखे भय की गवाही दे रही। रात के 11 बजने ही वाले थे। रज़ाक सबसे पहले पहुंचा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और जेब में वो पुराने रिकॉर्ड्स जो टेरेसा ने उसे दिए थे। थोड़ी ही देर में जोसेफ और मारिया भी वहां आ पहुंचे। जोसेफ ने अपने बैग से कैमरा और EMF रीडर निकाला। बैटरी चार्ज है, अगर कोई ऊर्जा मौजूद होगी तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ पकड़ेगा, उसने धीरे से कहा। मारिया शांत थी, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और अंत में टेरेसा भी वहां पहुंची, हाथ में एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तिका
और एक शीशी पवित्र जल की। चलो, उन्होंने कहा, हम ज़्यादा समय वहाँ नहीं बिता सकते। चारों ने लोहे के भारी गेट को धीरे से खोला। एक कर्कश आवाज हवा में गूंजी, जैसे कोई सालों पुरानी नींद से जागा हो। अंदर कदम रखते ही हवा और भारी हो गई थी। ईएमएफ रीडर की सुई हिल रही थी, धीरे धीरे ऊपर की ओर। जोसेफ ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर हल्की झिलमिलाहट थी। तेरेसा उन्हें सीधे सेक्शन डी की ओर ले गई, वही हिस्सा जहां उन अनाम कब्रों की संभावना थी। रास्ते में टूटे हुए पत्थर, उल्टे पड़े क्रॉस और कुछ जगहों पर मिट्टी की सतह ऐसे उखड़ी हुई थी जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोदा हो। एक कब्र के पास पहुंचकर तेरेसा रुकी। यही है वो जगह, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे याद है, यही वो जगह थी जहां मैंने अजीब सी फुसफुसाहट सुनी थी, जैसे कोई अपने नाम की पुकार चाहता हो। मारिया ने पवित्र जल की कुछ बूंदें मिट्टी पर छिड़की और बाइबल से प्रार्थना पढ़नी शुरू की। पवित्र जल की कुछ बूंदें मिट्टी पर छिड़की और बाइबल से प्रार्थना पढ़नी शुरू की। मारिया की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे हर शब्द, हर मंत्र कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में कोई और भावना नहीं थी, सिर्फ श्रद्धा और डर का मिला जुला एहसास। रज्जाक वहीं पास में झुका हुआ थेरेसा द्वारा दी गई पुरानी फाइल के पन्नों को देख रहा था। अचानक एक हल्की सी सरसराहट, जैसे सूखे पत्तों पर कोई पैर घसीटते हुए गुजरा हो। सबने एक साथ सिर उठाया। चारों ओर धुंध धीरे धीरे गहराने लगी थी और हवा अब एकदम ठंडी हो चुकी थी। जोसेफ ने अपने ईएमएफ रीडर की ओर देखा। सुई पूरी तरह से ऊपर जा चुकी थी। यहाँ कुछ है, उसने फुसफुसा कर कहा। रज्जाक ने एक गहरी सांस ली और मिट्टी पर बने हल्के से निशान पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में वहां खड़ा रहा हो। देखो, जोसेफ ने कैमरे की स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति झलक रही थी। लंबा कद, झुका हुआ शरीर और सफ़ेद कपड़े। चेहरा साफ नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी निर्विवाद थी। थेरेसा ने अपनी प्रार्थना तेज कर दी। डोमिने एक्सौदी वोशम मेयाम, हे प्रभु मेरी आवाज़ सुनिए। उसी क्षण मिट्टी की सतह पर जैसे हल्का कंपन हुआ और फिर एक धीमी करा की आवाज़, मानो कोई वर्षों से घुटी हुई पीड़ा को निकाल रहा हो। रज्जाक ने कांपते हुए हाथों से वो दस्तावेज निकाला जिसमें फादर डोमिनिक का नाम दर्ज था। उसने उसे जोर से पढ़ा। फादर डोमिनिक, चर्च ऑफ सेंट जॉन, वर्ष 1943, मृतकों की सेवा में शहीद। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, वो परछाई एक पल के लिए ठिठक गई। धुंध और भी गाढ़ी हो गई। परछाई अब धीरे धीरे उन सब के पास आ रही थी। मारिया ने पवित्र जल का बचा हुआ हिस्सा उस ओर फेंका और बाइबल को अपने सीने से लगा लिया। थेरेसा की आंखें बंद थीं, मगर उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। यीशु के नाम पर शांत हो जाओ। तुम्हें याद किया गया है, तुम्हारा नाम अब भुलाया नहीं जाएगा। परछाई अब थेरेसा के एकदम सामने थी। उसने एक पल थेरेसा की आंखों, वो नजरें इंसानी नहीं थीं। उनमें सदियों पुराना दुख, अफसोस और एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द अब भी गले में अटके हों। तेरेसा की पलकें नहीं झपकी। वो अडिग खड़ी रहीं, जैसे वो उस आत्मा को देखकर डर नहीं रही थी, बल्कि उसे समझ रही थी। फिर वो परछाई धीरे से जोसेफ की ओर मुड़ी। जोसेफ कांप रहा था, मगर उसकी उंगलियां अब भी कैमरे के बटन पर थीं। कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की झलक दिखाई दी, एक पुराने ज़माने का क्रॉस और उसके पीछे एक जला हुआ चर्चनुमा ढांचा
मगर अगले ही पल वो तस्वीर गायब हो गई। आखिर में वो परछाई रज़ाक की ओर देखती है। एक ठंडी हवा उसकी ओर आती है और फिर एक टूटी फूटी आवाज, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ, नाम की। रज़ाक की सांसें थम जाती हैं। वो समझ चुका था कि ये आत्मा क्या चाहती है। हम आपकी कब्र को पहचान देंगे, उसने धीरे से कहा। आपको भुलाया नहीं जाएगा। परछाई अब एक जगह ठहर गई। तेरेसा ने आगे बढ़कर कुछ पवित्र जल उस जगह पर फिर से छिड़का। डोमिनिक, तुम अब अकेले नहीं हो। मारिया ने बाइबल से अंतिम प्रार्थना पढ़ी। जोसेफ का कैमरा इस बार पूरी तरह ब्लैंक हो गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं। और तभी वो परछाई धुंध में घुलने लगी, धीरे धीरे, जैसे मिट्टी उसे वापस खींच रही हो, जैसे एक अधूरी आत्मा जो बरसों से भटक रही थी अब अपनी जगह पर लौट रही हो। ईएमएफ रीडर अब एकदम शांत था। हवा में एक हल्का सा कंपन उठा और फिर एकदम सन्नाटा। तेरेसा ने एक लंबी सांस ली। वो चला गया। उसने कहा, कम से कम अभी के लिए। लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। रज़ाक ने धीरे से पूछा, क्या ये सब अब खत्म हो गया? तेरेसा ने सिर हिलाया। शायद उसकी आत्मा को कुछ राहत मिली हो, लेकिन असली शांति तब मिलेगी जब उसे उसका नाम और एक सही कब्र मिल जाएगी। जोसेफ आगे आया। मतलब हमें उसकी कब्र बनानी होगी? तेरेसा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। हाँ बेटा, यही उसका आखिरी अधिकार है। एक नाम, एक पहचान और एक शांत विश्राम। इतने सालों से वो इसी की तलाश में था। रज़ाक ने गहरी सांस ली। तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां सब छूटा था। फादर डोमिनिक का नाम अब सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा, अब उसकी जगह इस धरती पर होगी। अगली सुबह चारों लोग वापस कलपल्ली सिमेट्री पहुंचे। इस बार दिन की रोशनी में, मगर मन में पिछली रात का साया अब भी था। थेरेसा ने पुराने चर्च रिकॉर्ड से उस हिस्से की पहचान की जहां सेक्शन डी के नाम पर अनाम कब्रें थीं। उसने जमीन पर हाथ रखकर जैसे किसी अदृश्य रेखा को महसूस किया। यही है वो जगह, उसने धीरे से कहा। रज़ाक पास ही से एक छोटा सा पत्थर का स्लैब उठाकर लाया। जोसेफ ने बैग से एक छोटा हथौड़ा और छेनी निकाली। मैं नाम खुद उकेरूंगा, उसने कहा। उसकी आंखों में जोश नहीं था, एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो किसी का कर्ज चुका रहा हो। थेरेसा ने कागज पर लिखा, फादर डोमिनिक 1943, फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। और जोसेफ ने धीरे धीरे उसे पत्थर पर तराशना शुरू किया। मारिया पास में बैठी बाइबल पढ़ रही थी। उसने कब्र की मिट्टी पर फिर से पवित्र जल छिड़का और धीमी आवाज में प्रार्थना दोहराई, हे प्रभु, जिन्हें दुनिया ने बुला दिया उन्हें आज याद किया जा रहा है। घंटों की मेहनत के बाद पत्थर पर नाम उभर आया। थेरेसा ने मिट्टी को समतल किया और रज़ाक ने वो स्लैब वहां रख दिया। एक गहरी खामोशी, हवा भी जैसे थम गई थी। सिर्फ एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। ईएमएफ रीडर जोसेफ की जेब में अब भी था। उसने उसे बाहर निकाला और ऑन किया। कोई हलचल नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ सन्नाटा। पर इस बार वो डर वाला सन्नाटा नहीं था, ये था राहत का सन्नाटा। थेरेसा की आंखों से आंसू बह निकले। अब वो सच में चैन में है, उसने कहा। रज़ाक जमीन पर बैठ गया। उसने एक छोटी सी तख्ती बनाई और उस पर लिखा, यह स्मृति फादर डोमिनिक को समर्पित है, जो अपने विश्वास के लिए मरे
और जिन्हें समय ने भुला दिया। ये शब्द जैसे ही मिट्टी पर रखी उस तख्ती पर उकेरे गए, एक हल्की हवा चली, ठंडी मगर शांत, जैसे कोई अदृश्य आत्मा अब सच में विश्राम की ओर बढ़ रही हो। तेरेसा ने हाथ जोड़कर कब्र के सामने सिर झुकाया। डोमिनिक, अब तुम्हारा नाम मिट्टी में नहीं, यादों में जिंदा रहेगा। मारिया ने एक आखिरी बार पवित्र जल छिड़का और बाइबल को सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। जोसेफ ने कैमरे को बंद किया। स्क्रीन पर कोई झिलमिलाहट नहीं थी, कोई साया नहीं, सिर्फ नीला आकाश और धूप में चमकती शांति। रज्जाक ने धीरे से मिट्टी पर हाथ फेरा, मानो कोई वादा कर रहा हो, तुम अब अकेले नहीं हो। लेकिन तभी तेरेसा की निगाहें पास ही जमीन के एक कोने पर टिक गईं। रुको, उसने धीमे से कहा। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। तेरेसा धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ी जहां मिट्टी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। कोई जानवर रहा होगा, ऐसा सोचा जा सकता था, लेकिन वहां कुछ और था। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटानी शुरू की। ये देखो, उसने कहा। मिट्टी के नीचे से लकड़ी का एक पुराना क्रॉस निकला। सर चुका था, मगर उस पर कोई नाम खुदा हुआ था। रज्जाक ने उसे उठाकर साफ किया। लिखा था, सिस्टर एलेना, 1943, शी डाइड सर्विंग द सिक। मारिया की सांसें रुक गईं। एलेना, उसने तेरेसा की तरफ देखा। तेरेसा की आंखों में फिर वही भय लौट आया था। हाँ, उसने बुदबुदाया, एलेना, वही नर्स जो फादर डोमिनिक के साथ थी उसी महामारी के समय, वही आखिरी महिला जिसे मैंने जीवित देखा था। जोसेफ तुरंत झुका और कैमरे को फिर ऑन किया। ईएमएफ रीडर धीरे धीरे गुनगुनाने लगा था। सुई एक बार फिर कांपने लगी थी। तेरेसा जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में सिस्टर एलेना का जर्जर लकड़ी का क्रॉस था। वो क्रॉस टूटा हुआ था, किनारे सड़े हुए, और उस पर उकेरा हुआ नाम, जैसे जमीन ने बरसों से दबा रखा हो। ईएमएफ रीडर अब धीरे धीरे तेज हो रहा था। टक टक टक, सुई दाएं बाएं कांप रही थी। रज्जाक ने पास आकर पूछा, ये कौन थी? तेरेसा की आवाज थरथरा उठी। सिस्टर एलेना, फादर डोमिनिक की सबसे भरोसेमंद सहयोगी। महामारी के दिनों में दोनों साथ सेवा कर रहे थे। वो लोगों को खाना देती थीं, पट्टियां बदलती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं। मगर एक रात वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वो भी संक्रमण का शिकार हो गई और गुप्त रूप से दफना दी गई। फादर डोमिनिक ने कभी उस पर बात नहीं की, मगर एक अफवाह थी कि एलेना की आत्मा अब भी यहीं भटक रही है और वो डोमिनिक से नाराज है। मारिया ने चौंक कर पूछा, नाराज? क्यों? तेरेसा का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि शायद फादर डोमिनिक उसे बचा सकता था, या शायद एलेना को बिना आखिरी प्रार्थना के दफना दिया गया, या हो सकता है वो कभी मरी ही नहीं थी। उसकी आत्मा अब भी मानती है कि उसके साथ धोखा हुआ और वो चैन में नहीं है। जोसेफ ने कैमरा ऑन किया और उस जगह की रिकॉर्डिंग शुरू की जहां लकड़ी का क्रॉस मिला था। यहां कुछ और दफन है, उसने कहा। तेरेसा ने जेब से एक छोटी सी लोहे की छड़ी निकाली, जमीन को टटोलने के लिए। कुछ गहराई पर छड़ी टकराई, टन। रज्जाक ने अपने हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में एक और सड़ा हुआ लकड़ी का बॉक्स बाहर निकला। उसे धीरे से खोला गया। अंदर एक पुराना सफेद स्कार्फ जिस पर लाल रंग के छींटे थे,
और एक लोहे की क्रॉस की चेन। मारिया ने जैसे ही उसे छुआ, तराक! ईएमएफ रीडर अचानक तेज बीप करने लगा। हवा भारी हो गई और चारों ओर एक अजीब ठंडक फैल गई। जोसेफ के कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई, फिर काली, और तभी एक औरत की चीख दूर, बहुत दूर से, जैसे किसी गहराई से निकल रही हो। तुमने मुझे छोड़ दिया, अकेले। थेरेसा ने कांपते हुए प्रार्थना पढ़नी शुरू की। डोमिनिक, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द हवा में गूंज रहा था, जैसे कब्रिस्तान की चुप्पी अब उन ध्वनियों को पी नहीं पा रही थी। डोमिने लिब्रा आनिमा मेयुस, मीजरे में देउस। हे प्रभु, उसकी आत्मा को मुक्त कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, हे भगवान। उसके शब्दों के साथ साथ चारों ओर की हवा और भारी हो गई। रजाक ने गौर किया, पेड़ की शाखाएं अब हवा में कांप नहीं रही थी, बल्कि किसी अदृश्य दबाव से झुक रही थी। जोसेफ का कैमरा अपने आप चालू और बंद हो रहा था। स्क्रीन पे केवल एक सफेद चमकती लहर, जैसे कुछ हस्तक्षेप कर रहा हो। मारिया ने बाइबल को और कसकर अपने सीने से लगाया। उसके माथे पे पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं, लेकिन वो डटी रही। और तभी एक झटका। ईएमएफ रीडर अचानक तेजी से पीप करने लगा। पीप पीप पीप। उसके साथ ही जमीन से हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। थेरेसा की आवाज अब थरथरा रही थी। हे प्रभु, एलेना की आत्मा को शांति दे, उसकी सेवा को पहचान दे और उसे वहां ले चले जहां दर्द नहीं, केवल प्रकाश हो। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका सबको अपनी जगह से टिगा गया। स्कार्फ जो पास रखी कब्र के पास था, हवा में उड़ा और सीधे उस पुराने पेड़ की शाखा पर अटक गया। और फिर एक परछाई धुंध सी उगती हुई धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे आकार ले रही थी। लंबी ऊंचाई, ढका हुआ सिर और चेहरे पे कोई आकार नहीं। जोसेफ ने डरते हुए कहा, ये वो है, एलेना। परछाई धीरे धीरे थेरेसा की ओर बढ़ने लगी। हवा रुक गई थी, पत्ते ठहर गए थे, वक्त जैसे थम गया था। थेरेसा ने आंखें बंद की और हाथ फैलाकर कहा, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था, मैं दोषी हूं, लेकिन आज मैं तुझे उसका नाम, उसकी जगह और तेरे सम्मान का वादा करती हूं। एलेना की परछाई थेरेसा के बिल्कुल सामने रुक गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ आंखों से टपकती अदृश्य पीड़ा। नाम चाहिए। एक टूटी फूटी धीमी गूंज, जैसे किसी गुफा से आती हो। सिर्फ डोमिनिक क्यों? मैं भी थी वहां, मैंने भी सेवा की थी। मारिया आगे आई, डरते हुए, लेकिन नजरें नहीं हटाई। उसने कहा, एलेना, हमें माफ कर दो, अब तुमको भुलाया नहीं जाएगा। तुम्हारा नाम भी पत्थर पे लिखा जाएगा, तुम्हारी कब्र भी बनेगी, तुम्हें भी वही सम्मान मिलेगा जो तुमने कमाया था। एक पल के लिए हवा थम गई। सिर्फ ईएमएफ रीडर की धीमी टट्टनाहट और उस परछाई की चुप्पी जो अब मारिया की ओर झुकी खड़ी थी। फिर परछाई से फुसफुसाती सी आवाज निकली, दोनों नाम साथ में, तभी चैन मिलेगा। रज़ाक ने एक गहरी सांस ली। वो अब डर से नहीं, एक जिम्मेदारी से भर चुका था। हम तुम्हारा नाम पत्थर पे उकेरेंगे और तुम्हें वो जगह देंगे जहां कोई डर नहीं, कोई अकेलापन नहीं होगा। उसने जमीन की ओर देखकर कहा। तेरेसा ने धीरे से एलेना के स्कार्फ को उठाया और उसे मोड़कर दोनों हाथों में लिया, जैसे किसी पुरानी पूजा की वस्तु को फिर से आदरपूर्वक संभाला जा रहा हो। तुम दोनों ने मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश की और दुनिया ने तुम्हें भूल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब हम वो भूल सुधारेंगे। और फिर परछाई ने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा
और धुंध की तरह धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। ईएमएफ रीडर शांत हो गया, हवा सामान्य हो गई, सब कुछ स्थिर। लेकिन सबके भीतर कुछ टूट चुका था। कुछ चुप्पियां बोलने लगी थी और कुछ आत्माएं अब सच में सोने को तैयार थी। कुछ घंटे बाद अगली सुबह कलपल्ली सेमेट्री के बीचों बीच, जहां कभी सिर्फ टूटी अनाम कब्रें थीं, वहां अब एक सफेद संगमरमर की स्लैब रखी गई थी। उस पर खुदा था, इन मेमोरी ऑफ फादर डोमिनिक 1912-1933 एंड सिस्टर एलेना 1915-1933, who served together, died together and now rest together, forgotten no more। तेरेसा, रज़ाक, मारिया और जोसेफ चारों ने उस पत्थर के सामने एक एक मोमबत्ती जलाई। चारों ओर अब ना कोई साया था, ना कोई फुसफुसाहट, सिर्फ शांति। मारिया ने रज़ाक की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून था। शायद अब कलपल्ली भी सांस ले पाएगा। रज़ाक के इन शब्दों के साथ ही सबने एक गहरी सांस ली। अजीब था, जैसे वाकई हवा अब हल्की लग रही थी। वो भारीपन जो हर कदम पर डर बनकर बैठा था, अब कहीं छट चुका था। तेरेसा ने सिर झुकाकर उस सफ़ेद संगमरमर की स्लैब को देखा, जिस पर फादर डोमिनिक और सिस्टर एलेना के नाम साथ में उकेरे गए थे। अब ये जगह सिर्फ एक कब्रिस्तान में ही एक वादा है, उसने धीमे से कहा। जोसेफ ने कैमरे को बंद कर दिया। स्क्रीन पर अब कोई झिलमिलाहट नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस साफ वीडियो, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। मारिया ने बाइबल बंद की और धीरे से कहा, अब वो दोनों साथ हैं और शायद हमें देख रहे हैं। सन्नाटा, मगर इस बार सुकून वाला। चारों धीरे धीरे वापसी की ओर मुड़े। तभी पीछे से बाइक की आवाज आई। सबने एक साथ पलट कर देखा। इमरान। वो तेजी से बाइक से उतरा। उसके चेहरे पर घबराहट थी और हाथ में एक मुड़ी तुड़ी फाइल। रुको, उसने तेजी से कहा, मुझे कुछ मिला है जो तुम सबको देखना चाहिए। रज़ाक आगे बढ़ा। क्या हुआ इमरान, सब ठीक है? इमरान ने फाइल खोलकर एक पुराना कागज निकाला। उस पर पुराने चर्च के लेटर हेड थे और तारीख थी 20 सितंबर 1943। उसने कांपती आवाज में पढ़ा, प्यारे पादरी डोमिनिक, कल रात जो हुआ उसके बारे में चर्च से कोई बात नहीं करेगा। ये आदेश है, एलेना को लापता घोषित किया जाएगा और आपको निर्देश है कि उनका अंतिम संस्कार रिकॉर्ड में दर्ज ना किया जाए। चर्च की छवि दांव पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ईश्वर के निर्णय का सम्मान करेंगे। सीनियर फादर माइकल लोबो। सब सन्न रह गए। तेरेसा ने जोर से सांस खींची। मतलब एलेना को जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया? इमरान ने सिर हिलाया। और शायद इसीलिए उसकी आत्मा इतनी बेचैन थी। डोमिनिक को मजबूर किया गया और एलेना को कभी वो सम्मान नहीं मिला जो उसका हक था। रज़ाक ने गहरी आवाज में कहा, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, इसे दबा दिया गया था। रज़ाक की आवाज में एक अजीब ठहराव था, ऐसा ठहराव जो सिर्फ सच्चाई के सामने झुकने के बाद आता है। तेरेसा ने चुपचाप सिर झुकाया। उसके चेहरे पर शर्म, अफसोस और एक अधूरा दायित्व, मानो उस पुराने चर्च की चुप्पी का बोझ अब उसके कंधों पर आ गिरा हो। हम सब ने सिर्फ फादर डोमिनिक को ही याद रखा। उसने धीमे से कहा, लेकिन एलेना?
जिसने वही दर्द झेला, वही सेवा की, उसे भुला दिया गया क्योंकि वो औरत थी, क्योंकि उसने सवाल नहीं किए। मारिया ने एक कदम आगे बढ़कर तेरेसा का हाथ थामा। अब हम उसे वापस लाएंगे, उसकी कहानी को भी सामने रखेंगे, सिर्फ पत्थर नहीं, आवाज भी देंगे। इमरान ने पुराना कागज सबके सामने रख दिया। इस लेटर को छुपाया गया और शायद चर्च के आर्काइव में कई और फाइलें हैं जिन्हें कभी देखा नहीं गया। उसने जोसेफ की ओर देखा। भाई, कैमरा चालू रख, अब हमें हर चीज रिकॉर्ड करनी है। अगले कुछ दिन कलपल्ली सेमेट्री में अब सिर्फ कब्रें नहीं थीं, अब वहां हलचल थी, उम्मीद थी। रज्जाक ने अपने पुराने संपर्कों से मदद ली। एक स्थानीय एनजीओ और इतिहास के छात्रों की टीम ने कलपल्ली की दबी यादों को उजागर करना शुरू किया। मारिया अब खुलकर एलेना की कहानी सुना रही थी, एक नर्स जिसने बिना किसी डर के महामारी में लोगों को सहारा दिया। तेरेसा ने चर्च जाकर माफ़ी मांगी और पहली बार चर्च के दरवाजे एलेना के नाम पर खुले। जोसेफ ने एलेना और डोमिनिक के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जिसका शीर्षक था दोज हु वर बेरिड ट्वाइस इन सॉइल एंड इन साइलेंस, जो 2 बार दफनाए गए, जमीन में और खामोशी में। 1 साल बाद कलपल्ली सेमेट्री एक मंच सजा था, आसपास फूलों की सजावट और सामने एक बड़ा सफेद पत्थर का स्मारक। लिखा था, एलेना एंड डोमिनिक, दे सर्व टुगेदर, दे वर साइलेंस्ड, नाउ दे स्पीक अगेन। बेंगलुरु की सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, पत्रकार, इतिहासकार, स्थानीय लोग और वो भी जो कभी इस जगह से डरते थे। तेरेसा ने मंच पर आकर सबसे पहले माइक उठाया। आज कलपल्ली शांत है क्योंकि अब यहां सिर्फ कब्रें नहीं, सच भी दफन नहीं है। रज्जाक ने सबके सामने एक वादा दोहराया, जब तक इस शहर में कोई भुलाया गया नाम होगा, हम उसे खोज कर उसका सम्मान लौटाएंगे। एलेना की आत्मा आज अब जिंदा नहीं, मगर आज वो आजाद है। रज्जाक की ये बात जैसे हवा में गूंज गई। सामने खड़ी भीड़ कुछ पल तक निशब्द रही, फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज उठी। ये तालियां सिर्फ एक भाषण के लिए नहीं थीं, ये थीं एक आत्मा के लिए जो दशकों तक अनसुनी, अनदेखी और अनकही रही। तेरेसा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू पछतावे के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उसने आगे बढ़कर एलेना और डोमिनिक के संयुक्त स्मारक पर एक सफेद गुलाब रखा। गुलाब के नीचे एक छोटी सी पट्टी बंधी थी, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मारिया ने बाइबल से एक अंतिम पंक्ति पढ़ी, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। जोसेफ ने कैमरे की ओर देखा। रिकॉर्डिंग बंद? इमरान ने पूछा। जोसेफ ने सिर हिलाया। नहीं, ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हो रही, यह बचाई जा रही है। उस रात कालपल्ली सेमेट्री सब लौट चुके थे, सिर्फ तेरेसा बची थी। एक मोमबत्ती लिए स्मारक के सामने धीरे से उसने कहा, एलेना, आज तुम्हें याद किया गया। आज तुम्हारा नाम जमीन पर ही नहीं, दिलों में भी दर्ज हुआ। वो मोमबत्ती कब्र पर रखी और वापस मुड़ी। पीछे से हल्की सी हवा चली और उस पुराने स्कार्फ की डोरी जो पेड़ से बंधी थी खुद ब खुद खुल गई। स्कार्फ धीरे से जमीन पर गिरा और एक आखिरी बार हवा में फड़फड़ाया, जैसे किसी ने विदा ली हो। कभी कभी जो कहानियां मिटा दी जाती हैं, वही आत्माएं सबसे ऊंची आवाज में बोलती हैं। बस जरूरत होती है उन्हें सुनने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें
और ऐसे ही और भी रियल लाइफ हॉरर या मिस्ट्री बेस्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब, डरावना या फिर अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं उसे इस चैनल पर सुनाऊंगा, बिल्कुल आपकी ही जुबानी। शुक्रिया और मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अकेले मत जाइएगा।